हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th आईसीएससी का फर्स्ट चैप्टर जो कि फोर्स है उसे कवर करेंगे। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना और यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अब चलो, अब एग्जाम तो वैसे भी बहुत पास आने वाले हैं तुम्हारे, तो बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डाल दो फोर्स की। अब भाई फोर्स तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, फोर्स क्या है? किसी को हम धक्का मार दें, पुश कर दें या खींच लें, ठीक है, जिससे उसकी बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, तो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी से क्या मतलब होगा? बताओ बताओ भाई। ये कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसमें मैं फोर्स लगा के चला सकता हूँ, और कोई बॉडी अगर चल रही है पहले से तो मैं फोर्स लगा के उसे रोक सकता हूँ, और कोई अगर धीरे चल रहा है तो मैं उसे फास्ट करा सकता हूँ, और कोई फास्ट चल रहा है तो मैं उसे धीरे करा सकता हूँ। ठीक है, बेसिक। अब देखो, तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही है और हल्दी का डब्बा, नीचे वाला जो हल्दी का डब्बा होता है ना, उसकी हल्दी खत्म हो गई, ऊपर से डब्बा निकालना है। तो मम्मी ने क्या बोला कि तुम्हारे रूम पे जो टेबल पड़ी है ना, उस टेबल को तुम किचन में लेके आओ। अब तुम टेबल को किचन में कैसे लेके जाओगे? ऐसे बाहुबली की तरह उठा के तो लेके नहीं जाओगे, बड़ी टेबल है। ठीक है, और तुम वो अभी 10वीं क्लास के छोटे से बच्चे, तुम क्या करोगे? तुम अपनी टेबल को ऐसे धक्का मारोगे और धक्का मार के घसड़ते घसड़ते किचन में अपनी मम्मी के पास लेके जाओगे। ठीक है, सो क्या करोगे? तुम ऐसे उसको धक्का मारोगे, इधर तुमने फोर्स लगाया। अब तुमने इधर फोर्स लगाया तो तुम्हारी टेबल किधर जाएगी? बताओ। ऐसे तुम्हारी तरफ यहाँ तुमने धक्का लगाया, पीछे आ जाएगी या उधर ही जाएगी जहाँ तुमने फोर्स लगाया? ऑब्वियसली वहीं जाएगी जहाँ तुमने फोर्स लगाया। तो तुमने इधर फोर्स लगाया, सो इधर ही तुम्हारा जो टेबल है उसका मोशन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ? वी अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई करा जो कि अभी तुम्हारी टेबल है, और हमारी टेबल चलने लग गई। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। कैसे मूव कर रही है बताओ? तुमने फिर वो टेबल को धक्का मारोगे तो कैसे मूव करेगी? सीधी सीधी एक लाइन में ही चलेगी ना, ऐसे अपने आप मुड़ेगी तो नहीं। मुड़ने के लिए तुम्हें उसे ऐसे धक्का देना पड़ेगा ना। तो तुम अगर सीधे धक्का दोगे उसे तो वो सीधी सीधी तो चलती रहेगी। ठीक है, सो देखो, वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, लाइन किस डायरेक्शन में? अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस साइड तुमने फोर्स लगाया। अब इसको क्या हम इसको बोलते क्या है हम, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो फोर्स की डायरेक्शन में चलने लग जाए, उसे हम बोलते हैं हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि तुमने अपनी क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। सो इसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब देखो, तुम अपने रूम से लेके जाओगे टेबल को किचन तक, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर में दरवाजे नहीं है। दरवाजे ऑब्वियसली होंगे। तुमने धक्का मार के ले गए, तुम अपने दरवाजे पर रोके, अब तुम्हें दरवाजा खोलना है अपना। दरवाजा खोलने के लिए तुम क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? खोल दोगे दरवाजा फोर्स लगा के। ये तुम्हारा दरवाजा है, ठीक है, अब तुम्हें इसे खोलना है। ये तुम्हारा दरवाजा है, तुम्हें इसे खोलना है, तो तुम क्या करोगे? ऐसे दरवाजे को अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है, हमने दरवाजे को, ये तुमने इस दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इधर तुमने फोर्स लगाया। अब देखो, क्या यहाँ ऐसा होता है कि तुम दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हो, दरवाजा उखड़ के तुम्हारे हाथ में आ जाता है? इतनी जान तो नहीं है ना भाई तुम्हारे अंदर। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं ना, इंस्टेंट दरवाजा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, दरवाजा अपनी जगह पे रोटेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? सोचो, ऐसा क्यों होता होगा कि यहाँ हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी चल रही है, बट यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी टर्न कर रही है, रोटेट हो रही है। ऐसा इसलिए होता है यार, क्योंकि जो ये है ना, ये हमारी फिक्स बॉडी होती है। देखो, दरवाजे के साइड में देखो अपने जाके, ऐसे ऐसे ना पत्तियां लगी होगी लोहे की, और उनमें ना 3-4 स्क्रू लगा रखे होंगे। वो क्या करते हैं? वो इस दरवाजे को ना रोक के रखते हैं कि कहीं दरवाजा हमारा भाग के कुछ चुरा के ना ले जा ले, है ना। सो वो क्या करते हैं? वो दरवाजे का मोशन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब मैं इस दरवाजे में कैसे भी फोर्स लगा लूं, दरवाजा सिर्फ घूम ही सकता है, या तो खुल सकता है तो बंद हो सकता है, और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इन कब्जों ने उसे रोका हुआ है। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ? इन दिस केस वी अप्लाइड
force on a body but it starts rotating, ठीक है, ये रोटेट होना स्टार्ट कर गई, ये चल ही नहीं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मोमेंट, ओ सॉरी, दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ठीक है। जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएं और वो टर्न हो जाए, घूम जाए, तो हम बोलेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो रहा है, ठीक है। और अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो चलने लग जाए, ठीक है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। अब बताओ यार रेक्टिलिनियर मोशन क्यों हुआ और यहाँ हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्यों हुआ भाई, बताओ। देखो यहाँ ना इस बॉडी को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है, ये बॉडी पाइवेटेड नहीं है। पाइवेट मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कब्जे लगा रखे हैं ना, तो ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट पाइवेटेड है। अब पाइवेट से होता क्या है कि तुम्हारी बॉडी का मोशन ना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो सिर्फ तुम्हें घूमना अलाउ करेगी, ठीक है। सो देखो इस केस में क्या है, हमारी बॉडी फ्री है, क्या है, फ्री। सो हमारी फ्री बॉडी पे जब भी हम फोर्स लगाएंगे सो वो हमारे फोर्स की डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगी, ठीक है। बट ये देखो ये क्या है, हमारी पाइवेटेड बॉडी। जब हम किसी पाइवेटेड बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट टर्न्स अबाउट द पाइवेट, और उसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो ये क्या है, हमारी पाइवोटेड बॉडी। चलो इसे नोट करो, बाकी आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब देखो यार, तुम जब अपना टेबल लेके जा रहे हो तो तुम जितना तेज फोर्स लगाओगे तुम्हारी टेबल उतनी तेज आगे जाएगी, जितना लगाओगे उतनी तेज वो आगे जाएगी। और तुम कहीं पे भी लगाओ, जैसे ये टेबल है ना, मैं चाहे ऊपर फोर्स लगाऊं चाहे नीचे फोर्स लगाऊं, मेरी टेबल आगे जाएगी ही जाएगी, ठीक है। और वो उतनी स्पीड से जाएगी जितनी स्पीड से ऊपर से फोर्स लगाने में जा रही थी, ठीक है, ठीक है भाई। सो इसमें क्या हो रहा है, हेयर मोशन कितना तेज या कितना धीरे होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे फोर्स में, डिपेंड्स ऑन फोर्स ओनली, ठीक है। सिर्फ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं कहाँ लगाऊं, मैं कहीं पे भी फोर्स लगा दूं लेकिन वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, तो ये मेरा जो डब्बा है ना या मेरी जो टेबल है वो चल जाएगी। पर दरवाजे के केस में क्या ऐसा होता है, बताओ। तुम कहीं पे भी फोर्स लगा के अपने दरवाजे को खोल सकते हो, ये तुम्हारा दरवाजा है। अब जरा जाके ट्राई करो जहां पे तुम्हारे कब्जे लगे हुए ना, जहां पे तुम्हारे ये हिंजेस हैं, इसी पॉइंट के अबाउट तुम जरा फोर्स लगा के देखो, ये तुम हो, यहां से पकड़ के खींचने का ट्राई करो, हैंडल नहीं होगा, नहीं खींच पाओगे, धक्का मारने का ट्राई करो, चलो ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम चाहे कितनी भी जान लगा लो, चाहे बाहुबली को भी बुला लो, ये दरवाजा उखड़ जाएगा, दरवाजा एक बार में ना उखड़ के निकल जाएगा, बट जो है वो टर्न नहीं करेगा। ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों कि यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा दरवाजा टर्न हो रहा है और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा दरवाजा टर्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो हो रहा है भाई, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो नहीं हो रहा है, तो वो दोनों चीज पे डिपेंड करता है हमारा टर्निंग इफेक्ट, कि फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। सो क्या होता है कि हेयर डोर डज नॉट ओपन, और इसी से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा फोर्स लग कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट turning effect depends on both how much force is apply, कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, how much force is applied, how much force is applied and where it is applied,
इज अप्लाइड। ठीक है, सो हमारा टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और हम कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो इन दोनों क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी या फिर टॉर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स उसका नॉर्मल नाम है, और बाकी जैसे तुम्हारे निकनेम्स वगैरह होते हैं, जो तुम्हारी बंदी बंदी बोलती होगी तुम्हें बाबू सोना, है ना, वैसे ही उसको मोमेंट ऑफ फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, सो हमारा जो टर्निंग इफेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है कितना फोर्स लगा रहे हैं और कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे टॉर्क लिख रहा हूँ। ठीक है, इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, अब इतना तुम नोट करो, इसके आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हैं, टॉर्क होता क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, एसआई यूनिट वगैरह वगैरह, वो सब हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसे नोट कर लो। सो देखो हमें ये तो पता है कि हमारा टर्निंग इफेक्ट टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, बट वो होता कैसे, निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, सो टर्निंग इफेक्ट हमारी, यार स्पेलिंग गलत हो गई, रुक जाओ, गलती से हुई, हाँ ये मत सोचना मुझे स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो अब इतना तो तुम्हें पता है कि जब भी हमारा टर्निंग इफेक्ट होगा वो हमेशा पाइवेटेड बॉडी पे होगा, तो यहाँ हम एक ऐसी रॉड ले लेते हैं और उसको उसके एक कोने पे ऐसे यहाँ पे पाइवेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पाइवेट कर दिया, पाइवोटेड। ठीक है, और इसकी लेंथ मान लो कुछ L है और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया F। ठीक है, हमने लगाया फोर्स F, लेंथ L, यहाँ पे पाइवेटेड है। ठीक है, सो हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, किसका प्रोडक्ट, फोर्स का, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट। ठीक है, सो टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट। मतलब टॉर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ऐसे कुछ बनता है सिंबल, ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, फोर्स का, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है F, और फोर्स और पाइवेटेड पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये पाइवेटेड मतलब ऐसी ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है L, सो F इंटू L। ठीक है, ऐसे हम टॉर्क निकालते हैं। और देखो तुम्हारे सिलेबस में हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होंगे, तो जब भी तुम्हें टॉर्क वगैरह निकालना होगा तो तुम सीधे F इंटू L कर देना। ठीक है, अब बाद में आएगा तुम्हारा जब एंगल में फोर्स, किसी एंगल में फोर्स लग रहे होंगे ना, ये क्लास 11th में आएगा, बट अभी तक तुम्हारे सिलेबस में क्या आता है, परपेंडिकुलर फोर्सेस ही आता है, तो तुम F इंटू L करके अपना टॉर्क निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो टॉर्क हमारा फोर्स और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है वो भी फोर्स और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा टर्निंग इफेक्ट भी इन दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लिखूं या ना लिखूं, चलो छोड़ो नहीं लिखता, बट तुम ये बात ध्यान रखना कि टर्निंग इफेक्ट हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क पे डिपेंड कर रही है, तो अच्छी बात है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, बट दूसरा क्या है कि हमारा टर्निंग इफेक्ट टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है, और टॉर्क हमारा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो टर्निंग इफेक्ट है वो भी तो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन तो टॉर्क है।
तो जिस पे टॉर्क डिपेंड करेगा उस पे हमारा ये टर्निंग इफेक्ट भी डिपेंड करेगा। ये मैं लिख देता हूँ यार, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 बार आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। सो टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पहला तो किस पे डिपेंड करेगा, ये फोर्स पे, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा डिपेंड करेगा हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, और इसको डिस्टेंस ना करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेना, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो चलो इसे नोट करो, फिर मैं बताता हूँ टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा यूनिट वगैरह निकालते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो देखो, जो हमारा टॉर्क होता है ना, या मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब पता है तुम्हें? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब पता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू हो और उसकी कोई डायरेक्शन भी हो, ठीक है। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी। अब टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टॉर्क से क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज़ को घुमा रहे हैं। अब हम किसी चीज़ को 2 तरीके से घुमा सकते हैं, या तो हम उसे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, यानी या तो हम उसे ऐसे घुमा दें, या तो हम उसे उल्टा घुमा दें, एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम ऐसे घुमा दें, ठीक है। सो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब देखो बाय कन्वेक्शन, बाय वेक्टर लॉज नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तुम पढ़ोगे, मतलब जब कार्टेशियन, बहुत चीजें होती है यार आगे जाके, जब तुम 11th में पढ़ोगे ना ग्राफ थ्योरी वगैरह, तो तुम्हें पता चलेगा इसका रीजन। अभी तुम एक काम करो, बस रट लो, ठीक है। सो जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ना, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और जो हमारे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसे हम मानते हैं हमारा नेगेटिव। अब ये क्यों मानते हैं, इसकी तुम्हें रीजन क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही पता चल जाएगा, ठीक है। वेक्टर्स नाम से, मतलब क्वांटिटीज वगैरह के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तब तक का सब्र कर लो, ठीक है। अब पता चल गया तुम्हें टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, 2 तरीके के रोटेशन हो सकते हैं, या तो ऐसे घूम जाए या तो ऐसे घूम जाए, डायरेक्शन है दोनों में, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। सो डायरेक्शन का टिक, मतलब डायरेक्शन तो है, क्या बोलते हैं टॉर्क में, ठीक है। अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है तो उसे हम नेगेटिव मानेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है उसे पॉजिटिव मानेंगे, डन। अब उसकी यूनिट क्या होगी यार, ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे बताओ? आती है तुम्हें यूनिट निकालना किसी भी क्वांटिटी की अगर यूनिट निकालनी हो? नहीं आती तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो टॉर्क का पहले तो फॉर्मूला लिख लो, टॉर्क जिसे हम टाउ से डिपेंड करते हैं, इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, ये पूरा लिखते रहना आगे तुम, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें चाहिए यूनिट ऑफ टॉर्क इन SI, बस वही सिंपल फॉर्मूला छेप देंगे, फोर्स की SI यूनिट, बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी होगा, और आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट। अब देखो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, इतना पता होगा तुम्हें, न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। सो टॉर्क की SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, इसे हम NM से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली जो हमारी वो CGS यूनिट होगी वो क्या होगी, डायन सेंटीमीटर, ठीक है। CGS क्या होगी हमारी, डायन सेंटीमीटर, जो तुम्हें कभी कभी तो अपनी बंदी लगती होगी, ठीक है। चलो इतनी थ्योरी काफ़ी है, अब ज़रा क्वेश्चन में करते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन फिर एक कॉन्सेप्ट फिर एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, QUESTION क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तुम्हें एक नट खोलना है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा गैराज है, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तुम क्लास 10th में फेल हो गए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गैरेज में छोड़ दिया कि जा वहाँ मजदूरी कर, ठीक है। उस केस का सोचो, तुम पूरे काले पीले पड़े हो, बने हुए भयंकर ग्रीस से। सो तुम्हें एक गाड़ी का नट खोलना है, तुम्हें गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना है, कुछ करने के लिए तुम्हें नट खोलना है। अब नट खोलने के लिए तुम्हें चाहिए 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है, टू ओपन अ बोल्ट
यू रिक्वायर 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क। ठीक है, अब 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क तुम नहीं निकाल सकते ना, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों जैसे आते हैं। ठीक है, तो तुम कितना लगा सकते हो एट मैक्स? यू कैन अप्लाई अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एट मैक्स। ठीक है, हमें निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ स्पैनर। ठीक है, सबसे कम सबसे छोटा कौन सा पाना तुम यूज करो जिससे तुम इस चीज को खोल पाओ। ठीक है, अब सबसे छोटा पाना तो उतना ही होगा ना जिसका टॉर्क इस टॉर्क के बराबर हो जाए, क्योंकि तुम्हें कम से कम तो 1000 टॉर्क चाहिए। देखो, तुम्हें पार्टी में जाना है, क्लब में जाना है, क्लबिंग करनी है, तुम्हें एंट्री है 1000 रुपए। तुम्हें क्लब एंटर होने के लिए एटलीस्ट 1000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम पे 2000 हो 3000 हो वो तो और अच्छी बात है, तो तुम्हें एटलीस्ट बताना है ना, तो एटलीस्ट तुम्हें 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो चाहिए। ठीक है, सो टॉर्क जितना हमें चाहिए इक्वल टू टॉर्क जितना हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, हमें कितना चाहिए? 1000 न्यूटन मीटर का। कितना हम अप्लाई कर सकते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट। ठीक है, चलो जो भी होता है आगे। ठीक है, हमने मान लिया 100 न्यूटन मीटर का हमने फोर्स लगाया। अब देखो यहाँ पे मैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में पता है क्या मान रहा हूँ कि तुम जो फोर्स लगा रहे हो ना वो तुम बिल्कुल पाने के एज में लगा रहे हो। जैसे ये तुम्हारा नट है, ये तुम्हारा पाना है, इतना लंबा तुम्हारा पाना है, तो तुम फोर्स बिल्कुल एंड पे लगा रहे हो। तो ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट हो गया जो तुम्हारा पाइवेटेड पॉइंट है जिसको तुम्हें खोलना है, और तुम फोर्स बिल्कुल एज में लगा रहे हो। तो जितना इस पाने की लेंथ होगी ना यही तुम्हारा डिस्टेंस होगा जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सॉरी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, उतना ही होगा जितना लंबा तुम्हारा पाना होगा। ठीक है भाई, ओके चलो अब इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो 1000 न्यूटन किसके बराबर होना चाहिए? फोर्स कितना लगा सकते हो तुम्हें कितनी जाने? 500 न्यूटन की, बहुत ताकतवर हो भाई तुम। इनटू डिस्टेंस पता नहीं, कुछ मान लो एल, लेंथ ऑफ स्पैनर एल मान लिया। अब न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एल इक्वल टू 1000 अपॉन 500 इधर आएगा नीचे आ जाएगा 500 मीटर। 0 से 0, 0 से 0, 5 2 10, क्या आ गया? 2 मीटर। तुम्हें बहन का इतना लंबा एक हाथ अरे 2 हाथ वहां से लेके यहाँ तक का पाना चाहिए होगा तुम्हें वो खोलने के लिए, नट खोलने के लिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई कर लो ताकि तुम्हें इतने लंबे लंबे औजार यूज ना करना पड़े। ठीक है, सो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं 2-3 नंबर में। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कब होता है हमारा। ठीक है, फोर्स नहीं सॉरी टॉर्क। सो अब बात हम करते हैं कि हम अपने टॉर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ या मेथड्स टू इंक्रीज टॉर्क। हमारे मेथड्स टू इंक्रीज टॉर्क। अब देखो हमारा टॉर्क है जो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट। ठीक है, या तो हम मान ले कि लेंथ कितनी दूर हम मान रहे कितनी किस लेंथ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स इनटू लेंथ जहां हम लगा रहे हैं। तो देखो टॉर्क बढ़ाने के लिए या तो मैं फोर्स इंक्रीज कर दूं या तो मैं लेंथ इंक्रीज कर दूं, मैं लंबा कर दूंगा किसी डंडे को, तो उससे मैं ज्यादा टॉर्क लगा पाऊंगा, क्योंकि जो टॉर्क है वो हमारे फोर्स पे और लेंथ दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ बढ़ेगी तो भी टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा। बट फोर्स की तो यार हम पे लिमिट होती है ना, हम इंसान है भाई, हम राक्षस थोड़ने की कितना भी लगा देंगे, है ना। सो फोर्स की हम पे लिमिटेशन है। लेंथ को हम छेड़खानी कर सकते हैं, हम लंबा कर सकते हैं, लेंथ को जितना चाहे हम उसे लंबा कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीज करना है या मैक्सिमम टॉर्क के लिए
जैसे ये है तुम्हारा कोई वो डंडा और यहाँ पे पाइवेटेड है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए तुम क्या करोगे, ये जो पाइवेटेड पॉइंट है ना, इससे सबसे दूर फोर्स लगा दो, डिस्टेंस तुम्हारा मैक्स हो गया। इससे ज़्यादा दूर तुम जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारा वही औजार ही खत्म हो गया भाई। डंडे से बाहर जाके तो फोर्स किस पे लगाओगे, हवा में थोड़ा फोर्स लगाओगे, है ना। सो क्या होता है, जब हमें टॉर्क मैक्सिमाइज करना होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी जो हमारा डंडा है या जो हमारा टूल है उसके एकदम एंड पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तभी भी नहीं हो पा रहा हमसे, तभी भी हमें कम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम डंडा ही लंबा कर देते हैं, ठीक है, डंडा ही बढ़ा लो, है ना, फिर टॉर्क और बढ़ जाएगा, लेंथ डी मैक्स और बढ़ गया। सो हमारा डंडा, मतलब डंडा बढ़ा के हमारा टॉर्क भी बढ़ गया, ठीक है। सो इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज करने के लिए या तो फोर्स इंक्रीज कर दूं या लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ बढ़ा दूं। और अगर कोई मेरे पे फिक्स लेंथ है, जैसे कि हमारा दरवाज़ा या कुछ भी हो, तो उसमें मैं क्या करूं कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए मैं फोर्स सबसे दूर लगा दूं, ठीक है, जिस पॉइंट पे पाइवेटेड है उससे सबसे दूर फोर्स लगा लूं। जैसे दरवाजे के केस में क्या होता है, दरवाज़ा है, तुम कहाँ से खोलते हो दरवाजे को भाई, सबसे दूर इस पॉइंट पे हमारा हैंडल लगा रहता है, तुम यहाँ से धक्का देके खोलते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमारा टॉर्क भी बढ़ जाता है और तुम आसानी से दरवाज़ा खोलते हो, ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जब हमारा दरवाज़ा या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, हम क्या करेंगे, अप्लाई फोर्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम अपना, मतलब सॉरी, इसी की वजह से हमारे क्या होता है, दरवाजे का हैंडल बहुत दूर दूर होता है और हमारे पाने लंबे लंबे होते हैं। देखा होगा तुमने कभी गाड़ी या तुमने ट्रक का टायर पंचर हुआ होगा, तुमने देखा होगा उसके जैक का जो डंडा होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है। इसलिए होता है क्योंकि जितनी दूर फोर्स लगाओगे, जितना लंबा तुम्हारा डंडा होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा टॉर्क लगेगा, ठीक है। सो जो भी ये क्वेश्चन आते हैं कि वाई डोर हैंडल इज एट एज, या वाई कार जैक हैज लॉन्ग हैंडल, इन सब का एक ही रीजन है, टू मैक्सिमाइज टॉर्क बढ़ाने के लिए ही ये सारी झंझट, ये सारा झमेला हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब टॉर्क वॉर्क के बारे में इतना बहुत है, ठीक है, बहुत है। इससे ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में आ गया ना, मेरा नाम बदल देना भाई, इससे बाहर का, ठीक है। अब हम आगे एक चीज़ पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का तुम अगर डिक्शनरी में सर्च करोगे या ऑनलाइन सर्च करोगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब आएगा टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं इसे रेस कर रहा हूँ। अब देखो ये हमारा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, इसको मैं बैलेंस पे कब बोलूँगा, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, बैलेंस नहीं हो रहा नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब हमने क्या बोला, स्टेट ऑफ बैलेंस। अब मैं इस मार्कर को बैलेंस में कब बोलूँगा, जब ये ऐसे हिलना बंद हो जाए। सो मतलब जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, कुछ भी करो, टॉर्क लगाओ, जो मर्जी करना है वो करो, वो बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहनी चाहिए, और अगर चल रही है तो वो उसी स्पीड से चलती रहे जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी, ठीक है। उसे हम बोलेंगे कि वो बैलेंस में, उसमें कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में है, नो चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारी स्टेट चेंज नहीं होती। अब देखो हमने ये बात पढ़ी है कि हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स लगाने के बाद उसकी स्टेट तो चेंज होगी भाई, ठीक है। किसी बॉडी पे हम टॉर्क लगाएंगे तो भी वो घूमेगी, स्टेट चेंज तो होगी। रेस्ट पे टॉर्क लगाया, घूमने लग गई, और हम चाहते हैं वो ना घूमे, ना हिले, ना कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे उसमें फोर्स भी मत लगाओ, उसमें टॉर्क भी मत लगाओ भाई, है ना। सो क्या बोलेंगे हम कि जब भी whenever a body is at equilibrium, जब भी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या बोलेंगे,
उसका फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जितना भी लग रहा है। जैसे ये बॉडी अगर रुकी हुई है ना, तो ज़रूरी नहीं है इसमें फोर्स लगाऊं ही ना, ऐसे लगाऊंगा तो चल जाएगी, अपोजिट में भी फोर्स लगा दिया, ऐसे करके दबा रहा हूँ, देखो चल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा, बट फोर्स तो लग रहा है ना, ठीक है। सो वही मतलब है कि फोर्स उस पर लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नेट फोर्स है ना, नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, उससे वो चलनी नहीं चाहिए, ठीक है। टॉर्क भी लगे, जितना मर्जी टॉर्क लगाना है लगाओ, बस वो टॉर्क उसे घुमाए ना, वो टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर ले और उसे बैलेंस करके रखे, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, जब ये बॉडी एक इक्विलिब्रियम में है, पहली बात तो नेट फोर्स इज जीरो, दूसरी बात क्या है, नेट टॉर्क इज जीरो। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बस इतना ही केस है भाई, कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं या टॉर्क, मतलब कुछ भी फोर्स टॉर्क कुछ भी लगाओ, बट वो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखो फोर्स तो तुम 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, फोर्स के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आएंगे तो टॉर्क के क्वेश्चन आएंगे। टॉर्क के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास हमारा यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, नेट टॉर्क जीरो। अब नेट टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव टॉर्क प्लस नेगेटिव टॉर्क, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क जितना होगा वो प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जितना होगा वो। सो नेट टॉर्क क्या, या तो टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज हो सकता है, जैसे देखो ये बॉडी है तुम्हारी, यहाँ पे तुमने इसे बैलेंस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे तुमने कुछ फोर्स लगाया एक, यहाँ पे तुमने कोई फोर्स लगाया तो जीरो, एफ। सो या तो ये देखो, ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स इसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स इसे ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। सो जो इसे ऐसे घुमा रहा है, जैसे जो इसे ऐसे नीचे खींच रहा है इधर से, और जो इसे इधर से नीचे खींच रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो हमारे डंडा नहीं हिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू जीरो। अब हमें ये पता है कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो तो हमारा पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव है। सो क्लॉकवाइज क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। अब ये अगर उधर जाएगा नेगेटिव का तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। सो हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क एट इक्विलिब्रियम, और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बहुत सिंपल, 2 क्वेश्चन करेंगे, खत्म ये भी। और हाँ, ये भी बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम जब सब्जी लेने जाते हो ना, तो सब्जी वाले तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, ठीक है। और चलो, जब तक मैं रब कर रहा हूँ, एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब दिमाग लगेगा थोड़ा। जो सब्जी वाला तराजू होता है ना, जो हमारे कन्वेंशनल पुराने वाले तराजू जो ऐसे करके, जिसमें जो उस पर भी होता है कानून है पे तराजू जो होते हैं, वो तराजू हमारे फोर्स बैलेंस करते हैं, मतलब वेट बैलेंस करते हैं, वेट बैलेंसिंग पे काम करता है या टॉर्क बैलेंसिंग में काम करता है, मुझे ये बताना। जब तुम वजन लेते हो, किसी का वजन ही तो नापते हो, तो वेट बैलेंसिंग में काम करना चाहिए, है ना। पर मुझे सोच के बताओ करता किस पे काम है वो, ठीक है। तो चलो, ये तुम्हारा पहला सवाल 7 करोड़ के लिए, क्वेश्चन 1। भाई 7 करोड़ मेरे पे खुद नहीं है, 7 रुपए के लिए चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सीसो वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सीसो वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या पता आ भी जाए, है ना। एक मोटा इंसान बैठा है सीसो के एक एज पे, ऐसा है सीसो अभी, ये रहा, और यहाँ पे ये एज है। ये सीसो 2 मीटर का था, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ठीक है। अब इसे नीचे शो कर देते हैं, ठीक है। ऊपर तो इंसान बैठेंगे ना, सो 1 मीटर इधर और हमारा 1 मीटर इधर। अब यहाँ ना एक मोटा सा बंदा बैठा है, हाँ मोटा एकदम, टांगे उसकी एक टांग उधर एक टांग इधर, मोटा है बहुत। ये बैठ गया यहाँ पे, किधर बैठा ये बैठा हमारे 0.5 मीटर पे, ठीक है। और ये कितना है हमारा, कितने किलो का है, मान लो 100 किलो का बंदा है भाई, 100 किलो का बंदा है, ठीक है। अब तुम बेचारे हो कितने के, 50 किलो के, ठीक है। यू आर
50 किलोग्राम। वेयर शुड यू सिट, वेयर शुड यू सिट टू बैलेंस दिस फैट बॉय। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। सो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब कहाँ बैठना है वो सब चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले बैलेंस करने में हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, इक्विलिब्रियम। बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। सो हमारे यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बताओ, जो हमारा ये बंदा है ये शीशों को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, किस डायरेक्शन में बताओ, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ। सो ये बंदा क्या कर रहा है, हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर तुम यहाँ बैठोगे, कहीं भी बैठो वो मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें जहाँ कहाँ तुम्हें बैठना है। तुम कैसे करोगे, तुम इसे ऐसे नीचे की तरफ खींचोगे ऐसे ये। सो तुम क्या करोगे, तुम क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमें पता है कितना मिल रहा है हमें, जो ये हमारा 100 किलो का बंदा दे रहा है, ठीक है। 100 किलो के बंदे में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 10 मान लेते हैं हम, 9.8 होती है वैसे, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मान रहे हैं, ठीक है। सो हमारा फोर्स कितना हो गया, 100 इंटू 10, दैट गिव्स हमारा 1000 न्यूटन। भयंकर, इतना ज़्यादा। डिस्टेंस कितना है हमारा बताना, पाइवट से 0.5 मीटर, ठीक है। इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 मीटर। पॉइंट हटाया है, डेसिमल तुमने पढ़ा होगा भाई अपने 10th में, मतलब अपने मैथ्स में। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स कितना है हमारा 1000 न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा 5/10 मीटर। 0 से 0 कटा, कितना आ गया 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये हमारा होना चाहिए क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर। क्लॉकवाइज टॉर्क हमें कौन दे रहा है, 50 किलो वाला मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। सो 50 किलो में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मास 50 इंटू एक्सेलरेशन जी, जिसकी वैल्यू हमने 10 मानी है, कितना आ गया 500 न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ हमारा फोर्स कितना है, एफ इंटू डी, यहाँ भी होगा, फोर्स है हमारे यहाँ पे 500 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ पे, हम कुछ नहीं पता हमें बैठना कहाँ है, यही तो पूछा है, वेयर शुड यू सिट है, वेयर शुड यू सिट टू बैलेंस दिस फैट बॉय, ठीक है। सो ये नहीं पता, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो आसान हो गया यार, तो बहुत 500 डी इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। 500 यहाँ पे न्यूटन भी लिखो, न्यूटन डी इक्वल टू 500 मीटर। न्यूटन से न्यूटन कट गया, 500 से 500 कट गया, भाई कितना बचा यहाँ, डी इक्वल टू 1 मीटर। वाओ, इतना सिंपल, बढ़िया, नाइस। अब एक क्वेश्चन है जो अभी तक बोर्ड्स में शायद नहीं आया है, ठीक है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो मस्त बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें वो क्वेश्चन, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। और इसी क्वेश्चन से तुम्हें पता चलेगा कि हमारा जो सब्जी तोलने वाला तराजू होता है ना, जो सब्जी वाले भैया लाते हैं तुम्हारे यहाँ, वो कैसे तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग स्केल, ठीक है। अब ये हर वेइंग स्केल का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये सिर्फ वो वाला है जो एक हाथ में पकड़ो, इधर का और इधर का, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे तुम्हारा पाइवट होता है, और ये एक तरफ तुम्हारा बॉक्स, दूसरी तरफ तुम्हारा रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बाट रखे जाते हैं, और यहाँ पे तुम्हारी वेजीज रखी जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसको बैलेंस करता है। जो हमारी इधर तुम वेजीज रख रहे हो ना, तो वेजीज तुम्हें यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क देती है, ठीक है, और यहाँ बाट तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देता है। सो जो हमारी सब्जी, मतलब सब्जी जिसमें तुम ऐसे से तराजू जो होता है,
वो हमारा टॉर्क को बैलेंस करता है, उसी हिसाब से हमें पता चल जाता है कि वेट कितना है। अब वेट का हमें कैसे पता चलता है, देखो आइडियली दोनों की जो लेंथ होती है ना वो सेम होती है, ये भी एल है ये भी एल है, अब वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, जितना यहाँ पे मास रखा हुआ एम जी, मतलब जितना मास होता है उससे फोर्स कितना लगता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम इंटू जी एम जी, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा, चलो पहले से ही स्टार्टिंग से बताता हूँ। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तभी तो देखते हो तुम कि अच्छा दोनों बराबर हो गए तो हाँ हमें प्रॉपर सब्जी मिल रही है, ठीक है। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्लॉकवाइज का इंटू फोर्स इंटू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। सो इधर क्या हो रहा है, इधर तुमने वाट रखा हुआ, सपोज मास एम, सो एम जी का तुमने बास वाट रखा हुआ है, ठीक है, इनटू डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस सेम है, एल इधर एल उधर, ठीक है। यहाँ हमारा फोर्स वेट कितना है वेजीज का, वी ई जी जी आई ई एस, वेजीज में भी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब्जियों में भी लगेगा, सो वेजीज इंटू जी इंटू जो ये टोटल तो हमारा फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे भी एल है, देखो एल से एल कट गया, जी से जी कट गया, जितना सॉरी जी काटना है ना, एम क्यू काट दिया, जी से जी कट गया, तो वेजीज और जो हमारा मास जितना हमने यहाँ बांट रखा है वो आइडियली तो इक्वल आना चाहिए। बट मैं इनकी तुम्हें एक शातिरपना दिखाता हूँ, ये ज़्यादातर ना कबाड़ी करते हैं, पता है हुआ था हमेशा ऐसा, मैंने अपनी लाइक 12th के बाद हमारी बुक्स बेची थी, तो कबाड़ी ऐसे तराजू से तोल रहा था, तो वो बोल रहा था 20 30 40 किलो होगी, बट जब हमने इलेक्ट्रिक वाले में मेज़र करा तो वो 80 किलो निकली थी भाई, मतलब बहुत पैसे मिले थे उस दिन मुझे किताबें बेच के, ठीक है। सो ऐसे ये लोग तुम्हें छेड़खानी कर सकते हैं, कैसे छेड़खानी कर सकते हैं, देखो तुम्हें पता है टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ छोटी बड़ी कर देंगे, उस हिसाब से तुम्हारा टॉर्क कम ज़्यादा हो जाएगा, ये तुम सिर्फ समझ लो हो जाएगा। अब ये कैसे होगा उसके लिए एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो क्वेश्चन देखो। सब्जी वाले के पास गए तुम, उसके पास ये तो उसका वेइंग स्केल है, ठीक है, वेइंग स्केल है, यहाँ पे उसने बीच में तुम्हारी एक तरफ डाल दी सब्जियां वेजीज, और जो वेजीज वाला साइड है ना, मतलब तुम मान लो ये जो पूरा है ना वो हमारा है कितना, 1 मीटर का पूरा मान लो, और सब्जियों की तरफ कितना है ये 0.6 मीटर, और जिधर वाट रखना है उसे उस साइड उसने कर दिया 0.4 मीटर का, ठीक है। और जो तुम्हारा सब्जी वाला है वो मेजर कर रहा है 1 किलो या 10 किलो, मानो 1 किलो में तो तुम्हें फर्क थोड़ा कम पता चलेगा, 10 किलो में सिग्निफिकेंट फर्क आएगा, ठीक है। तो 10 किलो मेजर कर रहा है तो मतलब इस साइड हमारा 10 किलो का वाट होगा, सो 10 किलो का वाट इसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू निकाल दो, ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मास कितना है बताओ, फोर्स कितना लगेगा एफ इंटू डी, फोर्स कितना लगेगा एम जी, मास कितना है 10, 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू डिस्टेंस कितना है 0.4, सो ये कहाँ से ये क्या आ गया 40 न्यूटन मीटर, ठीक है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क उधर लग रहा है, डन डन भाई। अब क्लॉकवाइज टॉर्क भी ऐसे निकालो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारी सब्जियां कितनी तुली हैं, मतलब उसने तो बोल दिया कि हाँ भाई 10 किलो वो दे रहा है, बट वो तुम्हें दे कितना रहा है वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। सो तुम्हें मास नहीं पता, फोर्स कितना लेगा एम जी, मास पता नहीं, जी की वैल्यू पता है 10 है, इंटू डिस्टेंस कितना है 0.6, तो ये क्या हो गया 6m। अब देखो, अब जब बैलेंस करता है, जब वो बताता है कि देखो देखो भाई साहब देखो दोनों तरफ इक्वल है, उस टाइम पे बैलेंस हो जाता है, बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है हमारा 40 न्यूटन, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है हमारा 6m न्यूटन मीटर, ठीक है, 6m यहाँ पे मीटर मान लो, ठीक है, छोड़ो यार यूनिट देख लेना, मतलब समझ गए ना तुम, दो इतने क्वेश्चन में ऐसा करा है तो मैं बताया यहाँ से मीटर से न्यूटन मीटर होगा, यहाँ पे ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। सो 6m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। अब यहाँ से तुम्हें मास निकालना है, बताओ मास कितना आएगा m इक्वल टू 40 अपॉन 6 न्यूटन, ठीक है भाई, ठीक है। सो यहाँ से निकाल दो तुम
6 से कितने में जाएगा ये, पहले 2 से काट लो, 2 20 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर 3 से काटो, 3 6 ज़ा 6.66 न्यूटन। मास कितना है तुम्हारे पास बताओ, 6.66 किलो। देखा कितना कमाया, देखो तुम्हें चाहिए थी 10 किलो सब्जी, पर तुम्हें कितनी मिल रही है, सिर्फ 6.66। बना लिया तुम्हारा बेवकूफ़, बना दिया, हो गया, आ गया तुम्हें मज़ा। सो ऐसी जो सब्जी वाले होते हैं ना, वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। ठीक है, अब चलो इसे नोट करो, फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद एंड करते हैं इसे। अब देखो इतनी देर से हम टर्निंग इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो घूम जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। बट एक सस्पेंस है इसमें। क्या सस्पेंस है वो मैं लिख रहा हूँ भाई, मैं सीधे बोलूँगा तो तुम गाली दोगे कि तब से क्यों नहीं बताया। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने, वी ऑलवेज रिक्वायर 2 फोर्स फॉर रोटेशन। किसी भी बॉडी को अगर मुझे घुमाना है, रोटेट करना है, तो हमें 2 फोर्स चाहिए होते हैं। तभी जब तुम बॉटल के ढक्कन को खोलते हो ना, तो तुम उसे एक साइड से ऐसे फोर्स लगा के नहीं खोल सकते, दोनों साइड से फोर्स लगा के खोलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है पहले तुम समझो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मतलब गाली मत देना भाई प्लीज़, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा अभी 2 मिनट में। ठीक है, क्या होता है कि तुम बॉटल को जैसे एक साइड से तुम फोर्स लगाओगे तो हमारा कैप आगे बढ़ता है, स्टार्ट मूविंग। और ये बात सही भी है यार, ऐसा तो मतलब न्यूटन ने लॉ बना रखा कि किसी बॉडी पे तुम फोर्स लगाओगे तो वो चलेगी ही चलेगी। किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, ठीक है, तो वो चलेगी ही चलेगी। सो ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ चल रही है। हमारा ये कैप क्या होता है, आगे गिर जाती है बॉटल नीचे, जैसे अगर उसे धक्का मारेंगे ना, खोलने का ट्राई करेंगे ऊपर से भी गिर जाएगा। हम क्या करते हैं, हम हाथ से ऐसे फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स इधर की तरफ, देखो ऐसे ढक्कन खोला खोला, तो ये मेरा फोर्स इधर लग रहा है, ये मेरा फोर्स इधर लग रहा है, तो एक मेरा फोर्स ऊपर लगता है, एक फोर्स नीचे लगता है। तो क्या करते हैं, इंस्टेड वी यूज 2 फोर्सेस। कैसे, ऐसे फोर्स लगाया F और एक ऐसे फोर्स लगाया F। अब देखो क्या होता है कि हमारे साथ क्या गलती हो रही थी कि हम अगर एक फोर्स लगा रहे थे तो हमारी कैप मूव कर रही थी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें अपनी कैप को रोकना है। हम चाहते हैं कि वो मूव ना करे, सिर्फ वो घूम जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस पे नेट फोर्स तो 0 कर देंगे, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, घूमेगी नहीं, मतलब सॉरी चलेगी नहीं। नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी चलेगी नहीं, बट नेट टॉर्क हम 0 नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, हम एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उतनी ही जितनी हम आगे धक्का दे रहे हैं। जैसे देखो, मैं चाहता हूँ कोई बॉडी अगर ना घूमे और इसको पहले से कोई 10 न्यूटन से मैं खींच रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ इसे 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींचती है, मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए, तो मैं इसे अपनी तरफ कितने से खींचूंगा, 10 न्यूटन से खींचूंगा। सो मैं यहाँ भी इसको क्या करूँगा, 10 न्यूटन लगाऊंगा, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारी बॉडी रुक जाएगी। वही केस हमें यहाँ भी करना है, हमें बस बॉडी रोकनी है, हमें बॉडी को चलाना नहीं है। तो ये फोर्स भी लगा हुआ है, ये फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स भी लग रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो कैप है या हमारा जो रोटेशन है वो हो रहा है और हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, बॉडी इज नॉट मूविंग। ठीक है, दीज 2 फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है, उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाते हैं। ठीक है, दिस कैंसल्स नेट फोर्स, दिस नलिफाइज का मतलब भी कैंसिल होता है। ठीक है, नेट फोर्स, बट देयर इज स्टिल टॉर्क। देखो नेट टॉर्क तो 0 नहीं हुआ ना, देखो ये भी इसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और तेजी से घूमेगी। ठीक है, सो सपोज ये मान लो कैप का सेंटर है C, इसी पॉइंट पे पाइवेटेड होती है।
ये कुछ है हमारा रेडियस, ये भी हमारा रेडियस, ठीक है, ठीक है। और ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, डायामीटर, डायामीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि इसमें इसका टॉर्क कितना होगा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि डोर कैसे खुल रहा है, ठीक है। सो टॉर्क ड्यू टू कपल, इसको हम बोलते हैं कपल, हाँ ये भी तो बताना था, कपल, इन दो फोर्स को बोलते हैं कपल। When two equal and opposite forces act on a same body and rotates it, these are called couple. And अब हम निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल। ये तो तुम्हें पता है कि टॉर्क टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, इसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क, ठीक है, फोर्स 1 का टॉर्क प्लस F2 का टॉर्क। और हमें पता है कि फोर्स 1 और फोर्स 2 बराबर है, ये से फोर्स 1 मान लो, इसे फोर्स 2 मान लो। फोर्स 1 का टॉर्क कितना होगा यार, फोर्स कितना है F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर से डिस्टेंस कितना लग रहा है R, प्लस F2 कितना है, F2 भी F है और डिस्टेंस कितना लग रहा है R, इसमें भी R। सो ये कितना हो गया, FR प्लस FR इक्वल टू 2FR, ठीक है। अब F यहाँ से बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा 2R, और 2R को क्या हम बोल सकते हैं, F इंटू डी, डी क्या है हमारा, डायामीटर, डायामीटर। सो क्या हम बोल सकते हैं यार, बोल मतलब क्या हम बोल सकते हैं, नहीं हम बोलेंगे ही भाई कि टॉर्क ड्यू टू कपल कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, 2r वही तो है ना, देखो 2r इसका डायामीटर ही तो है। सो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होता है, आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स को ले लो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। चलो डन। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सिर्फ एक फोर्स लगा के हमारा दरवाजा खुल कैसे रहा है। देखो दरवाजा पाने से हम नट कैसे खोल पा रहे हैं, सिर्फ एक फोर्स लगा के, क्यों खोल पा रहे हैं बताओ। अब देखो हमने दरवाजे में कब्जे लगाए, ऐसे तो लगाए नहीं होंगे, फालतू पैसे तो है नहीं कि दरवाजे में कब्जे लगा दे हमने दरवाजे को ऐसे पीछे की तरफ धक्का दिया खोलने के लिए और ये खुल गया सिर्फ एक फोर्स लगा के। अब मैंने तो बोला भी थोड़ी देर पहले कि एक फोर्स से कभी भी रोटेशन नहीं करवा सकते। देखो इतना मुझे पता है कि मैं दरवाजे को ऐसे धक्का दूंगा ना, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि कब्जा उसे रोकता है। कब्जा रोकेगा कैसे, ऐसे जादू शक्ति मंत्र तो पड़ेगा नहीं कि ओम आम हीम क्रीम रुक जा, है क्या करेगा, वो भी तो फोर्स ही लगाएगा। तो अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं दरवाजे को खोलने के लिए और दरवाजा सिर्फ रोटेट कर रहा है, वो दरवाजा अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो भाई ऑब्वियसली कब्जा अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये कब्जे जो होते हैं ना वो ऐसे अपोजिट फोर्स लगाते हैं, अपोजिट फोर्स। और ऐसे ही नट पे भी होता है, जब हम ऐसे नट को मतलब खोलते हैं ना, तो जो नट जहाँ पे नट का वैसे दांत होता है ना जिसपे वो अटकता है नट, वहाँ पे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से नट घूम जाता है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। ठीक है, डन सीन। अब मैंने इसमें टॉर्क सिर्फ F इंटू डी ही क्यों करा, चलो एक रीजन तो ये हो गया कि ये कपल है तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। कपल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो F एक कोई भी फोर्स ले लिया F और डिस्टेंस कितना इनके बीच में D। बट एक दूसरा रीजन भी है यार कि जो ये फोर्सेस लग रहे हैं ना ये बिल्कुल पाइवट पे लग रहे हैं। जैसे ये दरवाजा है, ऊपर से देखो ये दरवाजा है, यहाँ पे तुम्हारे कब्जे हैं, फोर्स भी यहीं पे लग रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं इसका इंडिविजुअल भी टॉर्क निकालूंगा ना, इंडिविजुअल टोटल नहीं है ये, इंडिविजुअल कितना होगा F इंटू डी। फोर्स तो चलो मान लिया F है पर डिस्टेंस 0 है, तो ये ऐसे भी टॉर्क हमारा 0 हो जाता है, चाहे तुम ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, ठीक है। कान चाहे तुम ऐसे पकड़ लो और चाहे तुम रुको ऐसे पकड़ लो, एक ही बात है, ठीक है। सो इतना काफ़ी है हमारा रोटेशन मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेक्शन बी है इस सब्जेक्ट का, मतलब इस चैप्टर का, दैट इज हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पता तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता ना हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। फोर्स हटा दो, अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और मैं अपना मार्कर भी चेंज कर लूँ यार, बहुत देर से यही चल रहा। तो अब हम बात करेंगे सेंटर
ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर क्या है, सेंटर होगा तो कोई ना कोई एक पॉइंट ही होगा ना, और ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी का सेंटर, ठीक है, किसी बॉडी के अंदर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो कोई एक बॉडी, कोई भी रैंडम मान लो, पत्थर वत्थर कुछ भी है, ठीक है। अब देखो अर्थ के ऊपर रखा है तो ग्रेविटी तो लगेगी, अर्थ उसे खींचेगी तो जरूर। अब मान लो तुमने ये फिगर ना लेगो से बना रखी है, इसके बहुत सारे टुकड़े को टुकड़े टुकड़े से, हर टुकड़े को अर्थ नीचे खींच रही होगी, हर टुकड़े को W1 W2, हर टुकड़े को W2 W3। अब देखो हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, सो इस फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क भी होगा, ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ टॉर्क तो होगा। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐसा डिफाइन करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिस पॉइंट पे जितना भी टॉर्क लग रहा होगा ना ग्रेविटी से, जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी वेट लग रहे हैं, उन सबका टोटल टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब जब उस बॉडी का पूरा टोटल टॉर्क वहां पे जीरो हो जाएगा, सो मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा सकते हैं, टॉर्क जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो उस पॉइंट पे हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे टॉर्क, जो टोटल टॉर्क है ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी पे, वो जीरो हो जाता है। अब टॉर्क जीरो तो वो बॉडी घूमती नहीं है, तभी देखो ऐसे मैं इसको बैलेंस करूंगा ना बीच में, यार ये घूम रहा है यार, मेरे से नहीं हो रहा, बट तुम कर सकते हो इसे, ठीक है। सो हमने ये कुछ पॉइंट मान लिया, इसको जी से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या बताई थी हमें, कि मैंने तुम्हें क्या बताई थी कि जितने भी अलग अलग मासेस हैं उन सब पे जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जितना भी टॉर्क है, उस टॉर्क की टोटल सम कितना होगा, जीरो। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, पॉइंट अबाउट विच algebraic sum of all moment of forces is zero. We can balance body at this point. क्योंकि टॉर्क जीरो है ना, देखो बैलेंस हम किससे कर रहे थे, टॉर्क से ही तो कर रहे थे। जब तुम तराजू देख रहे थे, तराजू भी तो टॉर्क से ही बैलेंस कर रहा था ना सब्जियों को, जब तुम वो तुम्हें 10 किलो बोल के भयंकर 6.5 किलो सब्जी पेल दे रहा था, ठीक है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जिस पॉइंट पे हमारा एल्जेब्रिक सम सारे मोमेंट्स का जीरो होना चाहिए। एल्जेब्रिक सम मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो हमारे एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे नेगेटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सबका टोटल मिला के, जैसे मैथ्स में तुम प्लस माइनस माइनस करते हो ना, वैसे सब करके तुम्हें एल्जेब्रिक सम निकालना है, ठीक है। अब एक और बात आती है कि यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी इनसाइड और आउटसाइड बॉडी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली क्या होता है, जितने भी सिमेट्रिक फिगर है ना, उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। डिफरेंट फिगर्स का देखो, सर्कल का मान लो, ये तुम्हारी सर्कुलर डिस्क है, ये तुम्हारी रिंग का मान लो, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, सबका देख लो। सो सेंटर का, ये सर्कुलर रिंग है, इसका तो बीच में ही होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब देखो ये रिंग है, इसका भी बीच में ही होता है, ठीक है, इसका भी बीच में ही होता है, ठीक है। और ये बॉडी से बाहर है, तो जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा किसी बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का उसके सेंटर पे ही होता है। ये सारा हमने ना कैलकुलेट करा है मैथमेटिकली भी, और मतलब एक्सपेरिमेंटली भी करा है, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा। क्लास 11 में सबकी डेरिवेशन आएगी निकालने की। इसका ये होता है, पैरेललोग्राम का भी सेंटर ही होता है। और ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, जी दिस इज POI ऑफ मीडियंस, ठीक है। इतनी थ्योरी बहुत है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एक क्या दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज टूवर्ड्स हैवी बॉडी। क्यों, देखो इस एग्जांपल से देखो, ये हमारा यहाँ पे
5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जहाँ पे टॉर्क जीरो होता है, मतलब बैलेंस पॉइंट। और ये कितना है? 1 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पे मान लो बैलेंस पॉइंट कुछ x है, ठीक है। ये कितना होगा? 1 माइनस एक्स। ये टोटल लेंथ 1 थी, उसमें से मैंने x हटा दिया तो कितना बचा? 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों का टॉर्क हमें बैलेंस करना है, तो टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका फोर्स इंटू डिस्टेंस 5 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू इसका डिस्टेंस कितना है? x इंटू 10। सो 5 माइनस 5x इक्वल टू 10x। सो 15x इक्वल टू 5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 5/15। 5 3 1/3 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 33 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/3 मीटर मतलब 33 सेंटीमीटर होता है। कैलकुलेटर में करके देख लो। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे, और 100/3 33 होता है, 33.33 होता है भाई, ठीक है। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आई? 33.33। सो ये था हमारा 10 न्यूटन का। यहाँ से जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 33.33 पे है, और यहाँ से हमारी 66.66 पे है। देखो भाई, है ना हैवी बॉडी के पास, यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से डिस्टेंस दूर है, इससे दूर है, इसके पास है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है। जैसे कभी तुम्हारे पास एमसीक्यूज में भी आ जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स हैवियर बॉडी, टुवर्ड्स लेसर मास बॉडी, मतलब तो क्या टिक करके आना है कि हमेशा भारी बॉडी की साइड होता है, और बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होता है, वो है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अपनी बॉडी का पूरा मास मानते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी अज्यूम होल मास ऑफ बॉडी एट सेंटर, COG लिख रहा हूं मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, COG। ऐसा क्यों? इसको मैं प्रूव करूंगा प्रूविंग बाय कॉन्ट्रेडिक्शन से। मैं नहीं मान रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं है, ठीक है। ये मेरी बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, ठीक है। और मैंने मास यहाँ पे माना m, और मुझे ये पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टॉर्क 0 होता है, ठीक है। मास यहाँ पे है तो फोर्स भी लगेगा mg, कुछ यहाँ पे डिस्टेंस होगी d। टॉर्क कितना आया? फोर्स कितना है? mg इंटू डिस्टेंस d। अब ये कुछ ना कुछ तो होगा, ये 0 तो हो नहीं सकता। अब देखो, मास है, मैं उसका वेट तो कम नहीं कर सकता ना, मुझे वेट, मैं वेट छेड़ ही नहीं सकता। मैं छेड़ किसको सकता हूं कि मैं इसका मास कहां मानूं, क्योंकि मेरे को मानना है, मेरी मर्जी, मैं चाहे इसे यहां मानूं, बाहर मान लूं, मैं ब्रह्मांड के बाहर मान लूं, मेरी मर्जी। बट मुझे क्या चाहिए? टॉर्क 0 चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा कि डिस्टेंस को भी 0 कर दूंगा, डिस्टेंस को 0 कर दूंगा। मास में 0 नहीं कर सकता, मुझे टॉर्क 0 करना है। बचा क्या भाई? एक ही ऑप्शन तो बचेगा, डू और डाई सिचुएशन। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ d को ही छेड़ सकता हूं, तो मैं d को 0 कर दूंगा। d को 0 करना मतलब ये मास उठ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही बैठ जाए, तो इसलिए हम इस मास को यहां से हटा के क्या करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही रख देंगे, यहाँ पे m, और यहीं पे फोर्स लग रहा है हमारा mg। अब हमारा टॉर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है? mg, और डिस्टेंस हमारा 0, टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई? 0। बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या हो रहा था? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्स इज 0। यहाँ भी कितना आ गया? 0। तो इसलिए हम अपनी पूरी बॉडी का मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान लेते हैं। अब एक और चीज़ आती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्केल का क्या होता है? अगर 1 मीटर का स्केल है ना, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उसका 50 सेंटीमीटर मार्क होगा, मतलब मिड पॉइंट होगा। स्केल का मिड पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर 10 मीटर का स्केल है तो 5 मीटर उसका मिड पॉइंट है, 2 मीटर का है तो 1 मीटर मिड पॉइंट है। बाकी तुम मिड पॉइंट निकालना तुम्हें आता है ना, बस अपॉन 2 कर लेना, जितनी उसकी टोटल लेंथ है उसकी, ठीक है। चलो इसे नोट करो, मैं इसे रेस करता हूँ, फिर हम स्केल वाले क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसी से सॉल्व होंगे वो स्केल वाले क्वेश्चन, जिसमें स्केल का भी वेट दिया होता है और बैलेंस करना होता है स्केल को। 2 क्वेश्चन करेंगे, बस खत्म। हो मैं हूं एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। अब आ गए हम अपने स्केल वाले क्वेश्चन में। इसमें स्केल का भी मास दिया होता है, ठीक है। क्यू यू ई नंबर 1, यहाँ पे करेंगे हम क्यू यू ई नंबर 2, ठीक है। मेरा 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर का टोटल ये स्केल है। मैंने इसे यहाँ
80 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस कर रखा है, बैलेंस कर रखा है मैंने 80 सेंटीमीटर मार्क पे। अब मुझे ये तो कॉमन सेंस है ना कि स्केल इधर गिरेगा। अब मैं यहाँ पे कितना मास रखूँ या कितना फोर्स लगाऊं कि मेरा स्केल बैलेंस हो जाए, इसका आंसर बताओ। ठीक है, सो 80 सेंटीमीटर पे यहाँ लगा है, यहाँ पे कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ कितना बचा 80 सेंटीमीटर। अब देखो स्केल 1 मीटर का है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसका टोटल मास, स्केल हटा के मुझे इस स्केल का मास एक जगह पे मानना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्केल को ट्रीट करूँ एज वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। कहाँ पे 50 सेंटीमीटर मार्क पे, तो ये हमारा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे मैं मानूंगा कि यहाँ पे इस स्केल का पूरा वेट, पूरे वेट का जितना भी मतलब जितना भी वेट एक्ट कर रहा है वहीं पे कर रहा है। सो हमारा स्केल कितना है, मान लो हमारा 1 किलो का है। सो यहीं पे पूरा 1 किलो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर मार्क पे। अब मुझे बस क्या करना है, इस 1 किलो का टॉर्क और यहाँ पे मुझे फोर्स का जितना भी टॉर्क आएगा उसको बैलेंस आउट करना है। ठीक है, अब पाइवोट पॉइंट की कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। 80 माइनस 50 30 सेंटीमीटर। टॉर्क कितना जनरेट करेगा ये, फोर्स कितना करेगा ये, फोर्स इक्वल टू 1 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 मानिए, 10 न्यूटन। सो यहाँ पे टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 10 न्यूटन, ओ सॉरी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है हमारा 10 न्यूटन का और डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर का। टॉर्क कितना आ गया 300 न्यूटन सेंटीमीटर। यहाँ पे फोर्स हमें टॉर्क निकालना है, फोर्स हमें पता नहीं, फोर्स को एफ मान लो, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क कितना आ गया 20 एफ न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्स ऑब्वियसली न्यूटन में ही होगा। सो 20 एफ न्यूटन सेंटीमीटर इक्वल टू 300 न्यूटन सेंटीमीटर। न्यूटन सेंटीमीटर से न्यूटन सेंटीमीटर कट गया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 300/20, 0 से 0 कटा, 2 से 15। मैं अगर यहाँ 15 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो मेरा ये स्केल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत है इतना आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना।